श्रीनगर स्टूडियो से मैं तजम्मुल आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप लॉग इन करें वेबसाइट पे इन तमाम तफसीलात के लिए। लेकिन अगर आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, गालिबन आप इस प्रोग्राम को इस वक्त बरह रास्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल और गजा के हालात को लेकर जहां दुनिया भर में इस वक्त चर्चा आम है, लेकिन बीती रात में एक बार फिर निहत्ते मासूम फलस्तीनियों पर लगातार फायरिंग और बाकी हवाई हमलों के बाद, जमीनी हमलों के बाद बड़ी तादाद में जानें तलफ हुई है। और एक इतलात के मुताबिक अमेरिका ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के लिए खुली मदद का भी ऐलान किया, जबकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा करते हुए इमदादी खुराक और ट्रक वगैरह जो हैं वो अब फलस्तीन के इमदाद के लिए पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि गजा जंग जो 70वें रोज में दाखिल हुई हैं और 70वें रोज में बीती रात में 30 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ताजा हमलों में 30 फलस्तीनी जान बहक हुए हैं और इनकी तादाद मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान और इमदादी सामान जो है वो जहां एक तरफ फलस्तीन भेजने का सिलसिला इतवार के रोज शुरू हुआ, लेकिन जख्मी अफराद की तादाद जो है बहुत ज्यादा है। गजा पट्टी और उसके आसपास में जख्मी अफराद के लिए जहां पहले ही ईंधन की कमी की वजह से अस्पतालों में अब की बार ऑपरेशन जो है वो एनेस्थीसिया के बगैर होंगे। और खान यूनुस अस्पताल के मुंतजमीन और हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कल रात में भी जख्मियों की बड़ी तादाद जो है गजा पट्टी में इसराइली जारियत के हमलों के बाद जो है जख्मियों की बड़ी तादाद अस्पताल में दाखिल हुई, लेकिन उनका इलाज और मुआवजा मुमकिन नहीं है। इस तरह से इसराइल की इस स्ट्राइक से लेबनान में भी बीती रात में हमलों का सिलसिला काफी तेज रहा। इसराइल की स्ट्राइक में तकरीबन 3 अस्पतालों के नजदीक जो है वो इस हमले के जद में आ चुके हैं, जबकि बिडेन और नेतन्याहू ने एग्री किया कि वो कंटिन्यू सप्लाई जो है वो गाजा की तरफ मुतासिर रहने के बाद अपने अपने बयान जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अगरचे भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने इमदादी ट्रक जो हैं वो रवाना कर दिए। मैं आपको तफसीलात में बता दूं कि भारत के इस इमदादी ट्रक में नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक ही सूरत हाल सामने आई है। भारत ने इतवार को फजाया के एक तैयारे के जरिए फलस्तीन के लोगों के लिए 38.5 टन तिब्बी और इमदादी सामान भेजा है। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें फलस्तीन के भारत के इमदाद का इआदा किया गया और कहा कि भारत फलस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। वज़ारत खारजा के तर्जुमान इरदम बागबच्ची ने बताया कि हिंदुस्तानी फजाया के एक 17 ट्रांसपोर्ट तैयारे के जरिए 6.5 टन इमदादी ट्रक जो है वो रवाना कर दिए गए हैं। 32 टन जो है वो आफात से मुतल्लिक इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि तैयारा इमदादी सामान को मिस्र के अल अरीश हवाई अड्डे पर उतारेगा, जहां से इसे बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के जरिए गजा पट्टी के इलाके पहुंचाया जाएगा। इन्होंने कहा कि भेजे गए इमदादी सामान में जिंदगी बचाने वाली जरूरी अद्वियात, आलात, जराही, खीमे, स्लीपिंग बैग, त्रिपाल, सफाई की सहूलियात, पानी साफ करने की गोलियां और दीगर अशिया शामिल हैं। ये सूरत हाल जो है गजा पट्टी में लगातार गुज़श्ता कई दिनों से चल रही है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सफ़े अव्वल में पहले ही दिन जाकर कहा था कि हम लोग पहले होंगे जो फलस्तीन की मदद करने के लिए तैयार हैं। तब उन्होंने इसराइल के ना खिलाफ और ना ही उनके मुकाबले में कोई बयान जारी किया, लेकिन फलस्तीन में आम शहरियों के जान बहक होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त हैरानगी का इजहार किया और हमदर्दी का भी इजहार किया था। नाज़रीन, फलस्तीन, गजा और इसराइल और यरूशलेम के आसपास में जंगी सूरत हाल के बीचों बीच में बीती रात में जो है मजीद 30 फलस्तीनी जो हैं उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी और इनकी जानों के तलफ होने के बाद बैनुल अक़वामी बिरादरी जो है वो अभी तक बयानात तक ही महदूद रही। हालांकि अमेरिका और बाकी ममालिक ने, जहां बिडेन और नेतन्याहू ने एग्री किया कि वो एड सप्लाई जो है वो गाजा की तरफ जानी चाहिए, उसके लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। अब एड सप्लाई में आपको समझना होगा, जो ईंधन की सप्लाई अस्पतालों तक पहुंचनी चाहिए थी उसे अब इसराइल ने आगे बढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी। अस्पतालों में जराही या ऑपरेशन कराने के लिए जो आपको जरूरी साजो सामान चाहिए था उससे भी इसराइल ने आगे जाने की इजाजत नहीं दी। अब हमास के लिए इसराइल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में और वो उन गुफाओं में
जेर जमीन सुरंगों में हमास के जंगजू या मिलिटेंट मौजूद हैं, लिहाजा इस सामान को वहां तक ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि बैनुल अक़वामी और अक़वामी मुत्तहिदा के ऐन मुताबिक जंगबंदी या जंगी माहौल के बीच में जंगी उसूलों को आपको अपनाना होगा। सैयद तजम्मुल, मुकम्मल तफसीलात आप फराहम कर रहे हैं और जंगबंदी के हवाले से आपने बात की है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जंगबंदी की जहां तक आपने बात की है, क्योंकि हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। यूके देवनाथ साहब हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं और मारूफ तज्जियाकार हैं, और सारी सूरत हाल जो गजा के अंदर अभी तक बनी है इस पर इनकी भी बराह रास्त नज़र है। सईद जमुल, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ यूके देवनाथ साहब ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग सर, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे आप इन 10 से 15 दिनों की ओवरऑल सिचुएशन को आप एसेस कर पा रहे हैं? क्योंकि कोशिशें हर लेवल पे हुई हैं कि कम से कम सीज फायर हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस भी तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी यूके देवनाथ साहब अभी तक नाकाम नजर आया है। और पिछले 8 घंटों के दौरान 30 से ज्यादा पैलेस्टीनियन और 15 से ज्यादा इजरायली और मारे गए हैं, जबकि 3 मेन हॉस्पिटल्स, जिनमें एक इंडोनेशियन हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल है, अल-कुद्स हॉस्पिटल है, जिनको एयर स्ट्राइक्स के जरिए अभी भी टारगेट करने का सिलसिला इजरायलियंस की तरफ से जारी है। जी हाँ, गजा में हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। दुख की बात है कि वहाँ पे सिविलियंस की बहुत ज्यादा तादाद में कैजुअलिटी हो रही है। भारत सरकार हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी रही है। यासर अराफत और पीएलओ के दिनों से ही भारत और पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो काफी नजदीकी रिश्ता बनाए हुए हैं। अब भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी यह युद्ध खत्म हो। हमने हमारे जो वहां पर एम्बेसीज हैं, वहां के जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उनको बैकडोर डिप्लोमेसी से कांटेक्ट में हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली चीज तो इजराइल को तुरंत गाजा पट्टी पर ये जो अनकंट्रोल्ड बमबारी है, एरियल बम्बार्डमेंट है, इसको बंद करना चाहिए। इसी तरह से फिलिस्तीन के लोग और हमास के जो लड़ाके हैं उनसे भी हमारी दरख्वाहिश है कि वह भी इजराइल की तरफ रॉकेट जो फायर कर रहे हैं उनको फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर दें, ताकि बातचीत का एक माहौल बने। भारत सरकार उम्मीद करती है कि कायरो में जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें सारे अरब देशों के नुमाइंदे थे, मुस्लिम देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए, यूरोप से भी काफी राजनीतिक आए, सबने यह कोशिश की कि अलग अलग तरीकों से इजराइल की सरकार और हमास के पास अप्रोच करके उन्हें युद्ध बंद सीज फायर के लिए तैयार किया जाए। कतार का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि दुनिया में कतार ही शायद कुछ उन 1 या 2 देशों में से है जहां पर कि उभय पक्ष कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेरिका भी कतार के कांटेक्ट में है और इजराइल के साथ भी कतार की थोड़ी बहुत बातचीत जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बातचीत के जरिए इस युद्ध का समाधान निकलेगा। पूरी दुनिया ये उम्मीद करती है कि नेतन्याहू अपनी जो आर्मी है, आईडीएफ है, उसको गजा पट्टी में कूच करने का आदेश नहीं देंगे, क्योंकि एक बार अगर इजराइल की आर्मी गजा पट्टी में घुस गई तो ये जो युद्ध है ये बेकाबू हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूके साहब, आपने कहा कि सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश है, लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि इस पूरे 16-17 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लीड रोल जो है वो यूएस ने लिया है। कल ताज़ा स्टेटमेंट उनका ये है कि कोई भी अगर उनकी तरफ आएगा तो इजराइल को सेल्फ डिफेंस का नाम बार बार देकर वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन कहीं ऐसा इंटरनल प्रेशर तो नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कि वो भी आगे आए और मेन रोल या इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर के तौर पर वो खुद को इसमें देख रहे हैं? क्योंकि जनवरी 24 के बाद बाइडेन की ये जो सत्ता का 4 साल या 5 साल उनके रहते हैं वो भी खत्म होने वाले हैं, तो एक इंटरनल प्रेशर भी है, आगे इलेक्शन होने हैं यूएस में, वो कहीं उन पर दबाव तो नहीं है। और दूसरा, इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और इस जंग को लेकर, इस वॉर को लेकर अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि जो वहां पर कोशिश थी जजेस को लेकर एक फैसला करने की कैबिनेट के द्वारा, उस पर भी काफी नाराजगी थी। तो उन सब से भी ध्यान भटकाने के लिए या इशू को पॉलिटिसाइज करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं लगता यूएस इजराइल को इस वक्त पीछे रखकर खुद आगे जो है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पर देख रहा है इसमें? जी हाँ, जो बाइडेन जो है वो अपनी इंटरनल जो पॉपुलेशन है अमेरिका की, उनको हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज्यू लॉबी है, यहूदी लॉबी जो अमेरिका में है, बहुत मजबूत है।
लेकिन जो बाइडन जो है उनको हर तरह के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। डेमोक्रेट्स तो काफी हद तक उनके साथ हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स में एक आक्रोश है। काफी सारे रिपब्लिकन्स ऐसा जी चलिए राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरान सैयद जमुल जैसे शुरुआत में आपको बता रहे थे कि भारत की तरफ से भी जो इमदाद दी गई है 6.5 टन के आसपास जो मेडिकल सप्लाईज हैं, 32 टन से ज़्यादा डिज़ास्टर रिलीफ है, यानी जो मुश्किल तरीन सूरत हाल इस वक्त गज़ा की 21-22 लाख लोगों के लिए है या पूरी आवाम के लिए है, उससे बाहर निकालने की कोशिशें हुई हैं। और पहला ऐसा मौका है कि पिछले 72 घंटों के दौरान एक तरफ जहाँ पर अभी तक इजिप्ट या मिस्र की तरफ से जो इमदाद रवाना की गई थी उसको क्रॉस करने की इजाज़त दी गई है, गजा में एंटर होने की इजाजत मिली है, और दूसरे जो इंडियन ट्रक्स गए हैं वो भी इजिप्ट के थ्रू गजा जाएंगे, तो वहां पर भी पहला ऐसा मौका होगा कि भारत की तरफ से या साउथ एशिया के किसी देश की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से पहला ऐसा मौका होगा कि फलस्तीनी आवाम की मदद इस तरीके से की गई है। और गिफ्ट फ्रॉम द इंडियन पीपल टू द पैलेस्टीनियन पीपल या इंडियन गवर्नमेंट, ये कल का जो पैगाम था वो हमने देखा कि जब इंडियन एयरबेस से तैयारे यहां से रवाना हुए इमदाद लेकर। लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि जो सिविलियन एरियाज को टारगेट करना या हॉस्पिटल्स को टारगेट करना, वो सिलसिला भी अभी तक थमा नहीं है। ये एक तरफ की खबर है। दूसरी खबर पर चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान बने रहेंगे, सैयद जमुल भी हमारे साथ हैं। और बात जरा अमेरिका के हवाले से हो रही थी, तो आपको ये भी बताते चले कि यहां पर आलमी ताकतें अब आमने सामने, इजराइल और फलस्तीन की इस जंग के दरमियान या गजा के अंदर जो सूरत हाल है इस दरमियान कई आलमी ताकतें एक दूसरे को धमकियां तक देने लगी हैं। और इस फलस्तीन इजराइल जंग का असर इतना देखने को मिल रहा है कि अब ताज़ा बयान जारी किया गया अमेरिका की तरफ से, सेक्रेटरी डिफेंस ने भी किया, और दूसरी तरफ दीगर कई अहम शख्सियात भी इसी तरह के बयान देती रही हैं कि जंग में दूसरे ममालिक की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। यानी इशारा ईरान की तरफ, जो वो हिजबुल्लाह को अब तक बैक कर रहा और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका पुरअज़्म है। ये बयान भी सामने आया है। दो तरह के बयान हैं। एक जो पहला बयान सामने आया है कि अमेरिका अगर किसी तरीके से भी उसके शहरियों को टारगेट किया जाता है तो उसका जवाब देगा। लॉयड ऑस्टिन जो कि पेंटागन के चीफ हैं, उनकी तरफ से पहला बयान आया और बताता है कि अगर एस्केलेशन यहां से आगे बढ़ी तो अमेरिका उसमें डायरेक्ट मुदाखलत करेगा। एक बात। दूसरा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तरफ से भी खबरदार किया गया कि अगर इजराइल और हमास के दरमियान जो जंग जारी है, अमरीकी फौजियों को इसमें टारगेट किया जाता है। आपको अभी तक याद होगा कि इस पूरी जंग में मरने वालों की तादाद जो है इजराइल की तरफ से जो कंफर्मेशन की गई है वो 2000 प्लस की गई है, जबकि 4600 प्लस 4600 से ज्यादा फलस्तीन की साइड या गजा के अंदर जो अमवात अभी तक हुई हैं, जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं या हेल्थ मिनिस्ट्री है फलस्तीन की, उसकी तरफ से तस्दीक की गई है, तो उनमें जो इजराइल की तरफ हलाकतें हुई हैं, जो सबसे पहले हमास ने हमला किया था, उसमें हमने देखा कि अमेरिकन फौजियों के मारे जाने की भी तस्दीक की गई। अब अगर मजीद इस तरह का नुकसान होता है तो अमेरिका रिटेलिएट करेगा, एस्केलेशन बढ़ेगी, इस तरह का इंतबाह दिया गया है। हमारे साथ सैयद जमुल भी इस वक्त बने हुए हैं और खास मेहमान हमारे साथ थे प्रोग्राम में, अब उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन सैयद जमुल, एक चीज़ आपकी राय इस पर क्या है या क्या तज्जिया है कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त अमेरिका कह रहा है कि वो तमाम तरह के इक़दाम करेगा, लेकिन इस सब के दरमियान जो एक हमने देखा है कि नए सिरे पे जंग शुरू हो गई है, जिसमें हिजबुल्लाह सामने आया है, जिसमें लेबनान को हिजबुल्लाह के नाम पे टारगेट करना अभी तक इजराइल की तरफ से बताया जाता है कि ये जंग का एक और नया पहलू है, नए सिरे से जंग शुरू हो गई है। दैट मीन्स ये एस्केलेशन अभी रुकेगी नहीं, ये जंग अभी खत्म नहीं होगी। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी फर्क उतना नहीं पड़ेगा जितनी कोशिशें अभी तक बैनुल अक़वामी सतह पर हुई हैं। देखिए आसिफ, जिस वक्त आप मिडल ईस्ट या मशरिकी वस्ता में इस जंगी माहौल की बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, ये 7 दहाइयों से चल रहा है। जिस वक्त यासिर अरफात ने जिस तरह से कोशिशें की थी और उस वक्त भारत, पाकिस्तान और एशिया के तकरीबन चंद एक ममालिक उनके साथ में खड़े हुए, और गजा पट्टी में दाखिले के वक्त पर जिस तरह से फ़लस्तीन ने पुरअमन तौर पर एहतजाज भी किए, यौमुल क़ुद्स के जुमे के मौके पर एहतजाज भी किए जाते थे, नमाजों के बाद एहतजाज और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता था कि कहीं ऐसा न हो कि इसराइल जो है वो अपने यरूशलेम की बाउंड्रियों से बाहर निकलकर गजा पट्टी में दाखिल हो जाए। लेकिन इसका बेनिफिट ऑफ डाउट लेने वाले जो हैं वो अमेरिका के उस वक्त के जो हुकूमती इदारे थे, और मौजूदा वक्त में भी मुझे याद है कि जिस वक्त बिल क्लिंटन हुआ करते थे सदर, उसके बाद ओबामा थे, और उसके बाद वक्त बदलते बदलते ट्रंप इंतजामिया के बाद
बाइडेन इंतजामिया तक इसमें कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली। अब अमेरिका का स्टेक ये है कि अमेरिका ने ईरान को वार्न किया, और यही दूसरी तरफ आपका जो यूरोपियन ममालिक हैं, जिसमें इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन्होंने ज्वाइंट रेजिस्टेंस के तहत एक स्टेटमेंट शाया की है, जिसमें इंतबाह किया गया कि अगर उनके शहरियों को वहां पर गजन तक पहुंचे, अगर उन्हें बॉम्ब शेल से उड़ाने की कोशिश की गई तो उसके संगीन नताइज निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस फोरम के मतबादिल में इजिप्ट में जो अमन कॉन्फ्रेंस में इजलास हुआ, जिसमें अरब ममालिक के तकरीबन सारे मेहमान जो थे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जिसमें साउथ अफ्रीका भी था, ईरान भी था, इराक भी था, मलेशिया भी था और बाकी कंट्रीज भी थी, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को तय किया कि अमेरिका का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होना, जिस तरह से अमेरिका ने डे पहले से कहा। और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त अस्पताल पर हमला हुआ था और उससे एक दिन पहले जो वजीर खारजा है इसराइल के, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी कि ये जो हमला किया गया था दरअसल हमास के जो शिद्दत पसंद है, मिलिटेंट है, जंगजू है, वो अस्पतालों में पनाह ले रखे थे। इसका गालिबन ये मतलब थोड़ी है कि मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में, अस्पताल में कोई शख्स पनाह लेता है, मिलिटेंट पनाह लेता है, उसके बाद आप बमबारी करेंगे। लेकिन वो ट्वीट बाद में उन्होंने चंद घंटे के बाद डिलीट किया। और जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था अस्पताल को उड़ाते वक्त, वो अमेरिका साख का था। अमेरिकी साख होने का मतलब है कि हमास के पास इतना पोटेंशियल और कैपेबिलिटी नहीं है, जिस बॉम्ब का इस्तेमाल करने के बाद उनके पास इस तरह के हथियार नहीं पाए जाते हैं। बहरहाल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ इंसानी जावियों से, जिस वक्त मशरिकी वुस्ता में अमन नताइज जो हैं और जो पनाह गजीन हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। लेकिन बिलाखिर आज 17 दिन हुए जब डायरेक्ट जो है फलस्तीन और इसराइल के बीच में जंगी माहौल हुआ। अब इमदादी ट्रकों के साथ साथ जो आपको आफत समावाई के लिए सामान चाहिए था, वो भारत ने और कई एक ममालिक ने रवाना किया। लेकिन जो अस्पतालों तक आपको इस वक्त अशियाई जरूरिया पहुंचाने, जिसमें ईंधन, एनेस्थीसिया, इंजेक्टेबल और आपके जो बड़े कैथ लैब्स वगैरह में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो फिल वक्त जो है वो फलस्तीनियों के लिए वहां पे मौजूद नहीं है। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ फलस्तीन में नहीं है, इसराइल में भी ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल, उन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली जो इलाके जब गजा के अंदर जब हमास की तरफ से हमला किया गया, जिन एरियाज को टारगेट किया गया, अभी भी इतलात हैं कि वहां पर जो जंगजू हैं वो भी अभी मौजूद हैं। तो इस वजह से मुश्किलात इजराइल वाली साइड भी हैं। और ताज़ा तरीन तफसीलात ये हैं, अल कुद्स मीडिया जो मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है ग्राउंड जीरो से, हालांकि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन हैं, हम एक हफ्ते से देख रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो वहाँ पर काम कर रहे थे या बाहर से कुछ लोग करने गए थे, उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस वक्त का ताज़ा अपडेट जो अल कुद्स मीडिया रिपोर्ट कर रहा। दूसरा, जो फ़लस्तीन के अंदर एक मज़ाहमती तंजीम है अल कसाम ब्रिगेड, जो कि हमास की तरफ से लड़ती है, उसने इजरायली फ़ौज को जो गजा के अंदर दाखिले की कोशिश कर रही थी, ग्राउंड इन्वेजन जो बार बार हम कह रहे हैं, जिस पर अमेरिका ने भी कहा कि अगर इस दौरान अगर कहीं पर ईरान या हिजबुल्लाह बीच में आता है तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी, दीगर मालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। एक तो वो असर भी देखा जाएगा, लेकिन अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से भी टैंक 7 से 8 जो तबाह किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जो तज्ज़ियाकार हैं, सारी सूरत हाल को देखते हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, उनका ये मानना है कि 5 साल की दुश्मनी को, या जो कट्टर दुश्मन थे सऊदी अरब और ईरान, उनका एक टेबल पर आना, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना, ताल्लुकात को बेहतर करना, रास्ते एक दूसरे के लिए बनाना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना, ये भी कहीं ना कहीं इस वक्त बर्दाश्त के बाहर अमेरिका के लिए है। और नतीजा ये है कि वो अपनी सूरत हाल, यानी मुल्क के अंदर जो है तकरीबन 4% के आसपास यहूदी हैं, वोट बैंक के तौर पर उसको भी देख रहा है। तो उसका असर यह है कि इस वक्त जो शुरुआत में हमने अपने मेहमान से भी कहा था कि जो इस जंग में अभी सबसे ज़्यादा इजराइल से ज़्यादा रोल अमेरिका का रहा है, तो एक वहाँ पर भी वो फ़ायदा तलाश रहा है। दूसरा, इस वक्त अमेरिका का बिल्कुल भी इस चीज़ पर इत्तफाक नहीं है, ना वो ये मानता है कि सऊदी अरब और ईरान इतनी ख़तरनाक दुश्मनी के बाद भी सामने आ सकते हैं। ये सारी सूरत हाल बनी है। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा ये आपको बताते रहेंगे, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं प्रोग्राम में, हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। 9:04 हो चुके हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। और अगर आप आज रख्ते सफ़र बांध चुके हैं या बांधना चाह रहे हैं, घर से निकलना चाह रहे हैं, तैयारी सफ़र की है, तो शाहराहों का हाल क्या है, मुगल शाहरा पर, कौमी शाहरा पर,
या दीगर रास्तों पर आपको आज इजाज़त है जाने की या नहीं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आतिशज़दगी का एक वाक़या भी पेश आया और साथ साथ माहौलियात पर भी बात करेंगे, क्योंकि बीते 30 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सारे मौज़ूआत हैं और इसके अलावा तालीमी इदारों के लिए भी एक अहम अपडेट है। सैयद तजम्मुल वो भी आपको बताएंगे क्यों तालीमी इदारे आइंदा 3 रोज़ तक बंद रहेंगे, इस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के उस पार दोबारा आपके साथ बात होगी।